सब लोग कैसे हैं। तो मैं कुछ समय से उष्णकटिबंधीय फल के पेड़ और फल के पेड़ के वीडियो बना रहा हूं और मैंने आम से संबंधित कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने आम की देखभाल, उन्हें लगाने और उगाने के लिए सुझावों पर एक स्वतंत्र वीडियो नहीं बनाया है, ताकि आप उन्हें इस स्तर तक पहुंचा सकें कि आप कुछ शानदार फल। मेरी पत्नी ने अभी इन नींबू मेरेंग्यू आमों का स्वाद लेने पर एक वीडियो बनाया और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ और आने वाले हैं जो जल्द ही यहाँ होंगे, लेकिन मैंने वास्तव में उन्हें उगाने के बारे में कोई सुझाव नहीं दिए हैं। तो आम उन पेड़ों में से एक हैं जिन्हें आप लोगों को बताते हैं कि आप इन्हें उगाते हैं और लोग थोड़े चौंक जाते हैं, जैसे कि यह लोगों के लिए एक बहुत आश्चर्यजनक पेड़ है। आम तौर पर मुझे केले, आम और पपीते के साथ आश्चर्य होता है। मेरे लिए केले और पपीते काफ़ी आसान हैं और इनमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आम में थोड़ी अतिरिक्त मेहनत लगती है। वे एवोकाडो या कुछ अधिक धूप संवेदनशील पेड़ों की तरह कठिन नहीं हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। तो और इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो कुछ सुझाव जो हम कवर करने जा रहे हैं, उनमें हम पौध प्लांटिंग करने के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास कुछ बहुत पुराने वीडियो हैं जिसमें मैं इन आम के पेड़ों को लगा रहा हूँ जो मेरे पीछे हैं। मेरे लड़के ज़्यादातर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये वीडियो में बहुत छोटे हैं। वे लगभग मुझे नहीं पता 8 या 9 साल के हैं और अब वे 13 और 14 साल के हैं। तो इन पेड़ों ने उस छोटे समय में काफ़ी वृद्धि की है, लेकिन उन वीडियो को देखते समय हमने बहुत सी चीज़ें सीखी। इसलिए हम उन वीडियो में जो आम लगाते हुए आपको दिखते हैं, उनमें से अधिकांश आम खो चुके हैं। तो मैं ये बताने से शुरू करना चाहता हूँ कि क्यों। तो पहला कारण, और मुझे लगता है कि यह वह अंतिम कारण था जिसकी वजह से मैंने उन्हें खो दिया, वह था पानी देने का कार्यक्रम जो हमने उनके लिए रखा था। तो मैंने पानी चालू किया। मैंने सोचा कि यह एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है, तो मैंने हर दिन 30 मिनट के लिए पानी चालू रखा और यह लगभग एक नली की तरह था, इसलिए यह हल्का बहाव नहीं था। यह हर दिन 30 मिनट तक केवल पानी देने का मामला था। जब मैंने देखा कि आम के पेड़ मर रहे हैं तो इसका कारण जड़ सड़ना था। मैंने उन पेड़ों को अधिक पानी दिया था। तो जड़ सड़ना एक बड़ा समस्या है। अगर आप नए हैं और आप एरिज़ोना में हैं, आप सोचते हैं ओह मैं उन्हें बहुत सारा पानी दूंगा। आप उन्हें बहुत ज़्यादा पानी नहीं दे सकते। मैंने एरिज़ोना के अन्य यूट्यूबर्स के वीडियो देखे हैं जो मूल रूप से कहते हैं कि आप रेगिस्तान में अधिक पानी नहीं दे सकते, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपकी मिट्टी नहीं है, यदि आपकी मिट्टी पानी रोकती है, तो आप रेगिस्तान में आसानी से अधिक पानी दे सकते हैं। तो यह बस एक चेतावनी का शब्द है। इसलिए जब आप पौधे लगाते हैं तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप केवल उस पर भरोसा न करें जो आप अपनी मिट्टी में डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे पास 3 पेड़ थे जिन्हें हमने वैली में किसी से मिले मिश्रण के साथ लगाया था। मैं विवादास्पद नहीं होना चाहता और नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन 3 आम के पेड़ों की मिट्टी जिन्हें मैंने लगाया था, वे सभी 3 मर गए। मैंने उनकी मिट्टी का परीक्षण किया और उनमें कुछ काफ़ी उच्च स्तर की सामग्री थी जिसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यह आम के पेड़ों के लिए अच्छी नहीं थी। मुझे लगता है कि इसका pH लगभग 9 और आधा था। यह बहुत क्षारीय था। इसमें बस एक बड़ा मिश्रण था, नाइट्रोजन बहुत अधिक था। इसलिए आप अपने पेड़ों पर जो कुछ भी डाल रहे हैं उसके प्रति बहुत 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 सावधान रहें, क्योंकि अंततः जब आप फल खाते हैं तो वही आपके शरीर में जाएगा। इसलिए इसके साथ बहुत सावधान रहें। यह एक बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि जब अधिकांश लोग आम का पेड़ लगाते हैं तो वे स्थानीय मिट्टी और किसी प्रकार की अच्छी तरह से टूट चुकी खाद की 50-50 मिश्रण करते हैं और इसे मिलाते हैं, फिर इसे डालते हैं और माइकोराइजा और एजोमाइट और सभी चीजें जोड़ते हैं, और ये सभी चीजें शानदार हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा, अगर आप एक पेड़ लगाना चाहते हैं तो कम से कम 50% स्थानीय मिट्टी का उपयोग करें, अगर अधिक नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं कि वे स्थानीय मिट्टी के साथ कुछ हद तक अनुकूलित हो जाएं। अगर वे स्थानीय मिट्टी के अनुकूल नहीं होते हैं तो जैसे जैसे उनकी जड़ें बढ़ेंगी वे बस दूसरी स्थानीय मिट्टी को खोजेंगी और इससे वे फंस जाएंगे। तो मैंने पानी और मिट्टी के बारे में बात की है। अब मैं कवर करना चाहता हूँ
पानी का एक और हिस्सा, उन्हें कम पानी देना। इसलिए आम के पेड़ अपने उष्णकटिबंधीय पेड़ को प्राप्त करते हैं। उनके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उन्हें एरिज़ोना की तुलना में बहुत अधिक वर्षा मिल रही है। हमारे लिए एक शानदार मानसून का मौसम रहा है। पिछले 2 साल बहुत सूखे रहे हैं, इसलिए आपको अपने पेड़ों की निगरानी करनी होगी और पानी को सूखने नहीं देना चाहिए। हर मामले में पेड़ जितना बड़ा होगा, पानी देने के बीच उतना ही अधिक समय होगा। मैं आपकी सभी पानी देने की गतिविधियों को आपके नए पेड़ों के अनुसार निर्धारित करने की सलाह दूंगा। तो अगर आपके पास एक प्रणाली स्थापित है तो उस प्रणाली को इस तरह से स्थापित करें कि आप पहले छोटे पेड़ों की देखभाल कर रहे हों। बड़े पेड़, जब तक आप उन्हें दिन में 30 मिनट तक गहरे पानी नहीं दे रहे हैं, हम अनुकूलित हो जाएंगे, आप ठीक रहेंगे। अगली बात स्थान है। तो जहां मैंने आम उगाने में सबसे अधिक सफलता पाई है वह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पूरे दिन भर पूरी धूप नहीं मिलती। तो मेरे सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले आम, और मुझे लगता है कि मेरे पास लगभग 13 हैं मेरे घर के साइड यार्ड में, बिल्कुल जानवरों की तरह बढ़ते हैं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो मेरे पीछे एक दीवार है और दूसरी तरफ मेरे पड़ोसी का 2 मंजिला घर है और दूसरी तरफ मेरे पास मेरा 2 मंजिला घर है। तो जैसे ही सूरज उगता है उन्हें हर दिन सुबह 10 बजे से दोपहर तक धूप मिलती है। यह बहुत धूप है, यह सीधी धूप है। मैं अब छायादार कपड़े का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या ये 100% आवश्यक है नए आम के लिए। अगर आपके पास ऐसा सेटअप है, क्योंकि वे केवल थोड़े समय के लिए पूरी धूप प्राप्त कर रहे हैं, अगर आप उन्हें अपने यार्ड में रखने जा रहे हैं और एक ऐसे क्षेत्र में रखने जा रहे हैं जो बहुत अधिक धूप प्राप्त करेगा, तो छाया कपड़े बहुत मददगार होंगे जब तक कि वे आम स्थापित नहीं हो जाते। तो जैसा कि आपने मेरे द्वारा बनाए गए कई वीडियो में सुना है, सुबह की धूप, दोपहर की छाया। इसलिए सुबह की धूप लगभग सुबह 5 बजे से शुरू होती है जब गर्मियों में सूरज निकलता है और यह लगभग 10 बजे तक रहती है। इसलिए वास्तव में वे उस सुबह के समय में केवल लगभग 5 घंटे की धूप प्राप्त कर रहे हैं और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर दिन की गर्मी में वे अपने पत्तों के माध्यम से अपनी नमी नहीं खोएंगे, वे केवल सूरज से जल नहीं जाएंगे। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें वह ब्रेक दें और वे फलेंगे, फूलेंगे। अंततः वे इससे बाहर निकल सकते हैं उस बिंदु तक जहां उन्हें अधिक धूप मिल रही है, और अगर वे उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो आप जीत गए। यही लक्ष्य है। तो मैं आपसे आम के किस्मों के बारे में भी बात करना चाहता हूं जिन्हें लगाना है। तो आम की हजारों किस्में हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि केवल कुछ प्रकार हैं, लेकिन आप या तो एक ग्राफ्टेड किस्म ले सकते हैं जो फ्लोरिडा से अधिकांश कूल जिल किस्मों की तरह है। ये एरिज़ोना में यहाँ बहुत बड़े नहीं होंगे। वे सेमी ड्वार्फ कहने वाले हैं, वे बहुत बड़े नहीं होंगे। यदि आप एक बड़ा पेड़ चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है या तो इसे बड़ा खरीदें या लंबी अवधि का खेल खेलें और एक पौधा लगाएं। तो मैं अपने सामने के आंगन में पौधे का एक क्लिप दिखाऊंगा। ये बच्चों के विशेष कार्यक्रमों में से एक है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है। बच्चे ने बस एक बीज जमीन में डाला और ये बढ़ने लगा, जो वास्तव में बहुत अच्छा है। यह एक ऐसी जगह है जहां मैं पानी नहीं देता, जो अद्भुत है। तो ये छोटे पौधे मजबूत हैं। वे यहाँ जीवित रहने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करेंगे, क्योंकि यह अगली पीढ़ी है। माता पिता का पौधा पहले से ही यहाँ है। बीज गर्मियों में पका। इसी तरह वे अनुकूलित होते हैं। मेरा मतलब है, आमतौर पर यह एक पीढ़ी नहीं होती, लेकिन इसी तरह वे नए जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। तो इस विशेष आम पर मैंने इसे पानी नहीं दिया है, यहाँ तक कि इसे जो पानी मिल रहा है वह केवल बारिश का पानी है। कभी कभी एक स्प्रिंकलर से कुछ पानी बहकर वहां पहुंच सकता है, लेकिन यह बहुत सामान्य नहीं है। तो अगर आप एक बड़ा पेड़ चाहते हैं तो धैर्य रखें या एक खरीद लें। तो या तो बीज बोएं या एक खरीदें, अन्यथा वे अपेक्षाकृत छोटे रहेंगे। अगर आप उन्हें काटते नहीं हैं तो वे अभी भी 15 फीट ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन वे गिर भी सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो अगली बात जो मैं करना चाहता हूँ वह है कि अपने पेड़ों को क्या खिलाना है। तो मैं बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करता था, क्योंकि वे सस्ते और आसान थे, और मैं कुछ का उपयोग करने के खिलाफ 100% नहीं हूँ। हालांकि मैं यह कहूँगा
मैंने देखा है कि जब मैंने रासायनिक उर्वरकों से दूर होकर जैविक प्राकृतिक विकल्पों की ओर बढ़ा तो एक बड़ा अंतर आया है। तो आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं वह यह है कि आप अपनी मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आपकी मिट्टी एक जीव है, आपकी मिट्टी जीवित है, और अगर आपकी मिट्टी जीवित है तो वहाँ मौजूद जीवाणु प्रजनन कर रहे हैं, तो ये मल त्याग कर रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। मुझे पता है कि यह भद्दा लगता है, लेकिन वे अतिरिक्त जीवन पैदा कर रहे हैं और पोषक तत्व बना रहे हैं, ऐसे पोषक तत्व जो शायद आप कहीं और नहीं पाएंगे। इसलिए मैं अपने पेड़ों को घास के कटिंग, चिप ड्रॉप से मिलने वाले लकड़ी के चिप्स और मूल रूप से कुछ भी खिलाना पसंद करता हूँ जिसे मैं खुद काट और फाड़ सकता हूँ। अगर एक केला का पेड़ गिर जाता है तो सड़कर मेरे पेड़ों को खाद देगा। अगली चीज जो मैं करता हूँ वह है कि मैं पानी देने की प्रणाली में काफी मात्रा में मछली का इमल्शन और समुद्री शैवाल जोड़ता हूँ। मैं उन्हें एक सिस्टम में डालता हूँ। जो स्प्रिंकलर उठते हैं वे पत्तियों को जैसे नष्ट कर देते हैं, इसलिए यह एक पत्ते का खाद है और यह पेड़ को खुद ही पोषण देता है। अब इसके साथ सावधान रहें, क्योंकि मछली के इमल्शन में बहुत अधिक अम्लता होती है और यदि आपके पास बहुत अधिक सांद्रता है तो आपको कुछ पत्तियों के जलने का जोखिम हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये पत्तियां बहुत स्वस्थ हैं, आपको कोई जलन नहीं दिखती। एकमात्र चीज जो आप देख सकते हैं वह थोड़ी सी झुर्रियां हैं, जो मुझे नहीं पता कि इसका मतलब अच्छा है या बुरा, लेकिन मेरे सभी आम के पेड़ों पर बहुत स्वस्थ पत्तियां हैं जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अब आप जा सकते हैं। तो मैं उन्हें मछली का इमल्शन और कीड़े की खाद देता हूँ। मेरे पास ढेर सारे कीड़े हैं, इसीलिए कीड़े भी अपने खुद के खाद का उत्पादन कर रहे हैं। मैं मिलीपीड खाद बनाता हूँ, हालांकि मैं सबसे बड़ा काम करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, और मैं जहाँ श्रेय देना चाहिए वहाँ श्रेय दूंगा, मैंने ये ग्रीन लाइफ से सीखा है, वह है मिट्टी का सल्फर। तो मिट्टी का सल्फर आपको पीएच को उस स्तर पर लाने में मदद करता है जहां आपको इसे रखना है, ताकि आपके आम किसी भी पोषक तत्व को अवशोषित कर सकें जो आप डालते हैं। तो अगर आप अपने पीएच की जांच नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने मिट्टी का परीक्षण करने पर एक वीडियो बनाया था ताकि देख सकूं कि मेरा पीएच क्या था, और मेरा पीएच 7 था। तो आम को 5 और आधे से 6 और आधे के बीच, शायद इससे भी कम तापमान पसंद है। तो अगर आप अपनी मिट्टी का परीक्षण नहीं करने जा रहे हैं और आप एरिज़ोना में हैं, तो संभावना है कि आपकी मिट्टी का पीएच स्तर 7 से अधिक है, क्योंकि मैंने अपनी मिट्टी में बहुत सारा जैविक सामग्री मिलाया है और फिर भी यह 7 ही था। मैंने सोचा कि मेरी मिट्टी निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी, लेकिन क्योंकि यह बहुत कम थी और पीएच स्तर पर बहुत उच्च थी, मैं बस चौंक गया। इसलिए मैं मिट्टी के अनुप्रयोगों का उपयोग जारी रख रहा हूं, और मैं जो कर रहा हूं वह यह है कि मैं बस एक मिट्टी का बैग लेकर हर कुछ महीने में पेड़ों के आधार के चारों ओर छिड़कता हूं, बस इसलिए कि मैं उस निरंतर मात्रा में सल्फर रख सकूं जो पीएच को तोड़ रहा है। तो मेरे लिए नकारात्मक यह था कि मैंने सोचा कि हर 6 महीने में एक आवेदन करना पर्याप्त है, और मेरी मिट्टी अभी भी 7% पर थी। लेकिन जो मैंने सीखा है वह यह है कि जब हम पानी ले रहे हैं और गर्मियों के दौरान हम अपना अधिकांश पानी साल्ट नदी और जलाशयों से ले रहे हैं। ये जलाशय जमीन से मिट्टी के गहरे नीचे से आते हैं और वहीं बहुत सारे खनिज होते हैं, और हमारे नल प्रणाली से मिलने वाले पानी का पीएच बहुत उच्च है। यह लगभग 7 और आधे से 8 के बीच है। तो जैसे ही हम सल्फर डालते हैं, यह केवल उस पानी का मुकाबला करेगा जो हम स्वाभाविक रूप से डाल रहे हैं। तो अब जब मैं एक नया आम लगाने जा रहा हूँ तो मैं अपने मिश्रण में थोड़ा सा सल्फर मिलाता हूँ, बस पीएच को उस एसिड के साथ कम करने में मदद करने के लिए। तो मिट्टी निश्चित रूप से एक प्रमुख कारक है जिससे पीएच को कम रखना है ताकि आपके पेड़ पोषण ले सकें, क्योंकि अगर यह एक अंक से भी गलत है तो आपके आम के पेड़ उन पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाएंगे जो आप उन्हें दे रहे हैं। आप बाकी सब चीजों के साथ बस अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जब मैंने ऐसा किया तभी मैंने वृद्धि को नोटिस किया। जब मैंने मिट्टी को समायोजित करना शुरू किया तो वृद्धि अविश्वसनीय थी। तो यही सबसे बड़ा सुझाव है जो मैं आम लगाने से लेता हूँ। अगली बात, स्थान और अपने पेड़ों को खाद देने के अलावा जब आप अपने पेड़ों को खाद दें, सावधान रहें, क्योंकि मैंने देखा है कि आम के पेड़ों की छाल वास्तव में शुरू में बहुत हरी होती है,
और फिर यह एवोकाडो और अन्य कठोर हो जाएगा और आप छाल को देखना शुरू करेंगे, लेकिन वह छाल भी कुछ हद तक नरम होती है। तो मैंने अपने पहले आमों में से एक, अपने नॉर्माडॉक अपने आमों के साथ गलती की। मैंने इसके चारों ओर लकड़ी के चिप्स जमा कर दिए और मैं आम के पेड़ के किनारे पर लकड़ी के चिप्स के रेस्टिंग होने के बारे में नहीं सोच रहा था। और जैसे जैसे लकड़ी के चिप्स सड़ते हैं वे गर्मी उत्पन्न करते हैं। आम के पेड़ की छाल को खा रहे थे, इसे वापस लगाया और कुछ घाव सीलर लगा दिया। मुझे लगता है कि यह जीवित रहेगा, लेकिन हम देखेंगे, इसलिए अपनी छाल पर चीजें न रखें। अपने पेड़ के चारों ओर एक मल्च रिंग बनाएं ताकि यह पोषण प्राप्त कर सके। और यह एक टिप है जो मुझे लगता है कि हम में से कई, खुद मैं भी इससे जूझते हैं। तो आप एक 3 गैलन का आम का पेड़ लेते हैं। आपने कभी इन जंगली स्वादों को नहीं आजमाया है जिनके बारे में आप सुन रहे हैं, फल पंच, मीठा खट्टा, नारियल क्रीम। आप जानते हैं, आप इन सभी संतरे के शेरबेट और आम की सभी शानदार किस्मों को देखते हैं और आप बस उन्हें आजमाना चाहते हैं। और आप इस छोटे आम के पेड़ को लेते हैं और यह पहली बार फूलता है। आप उत्साहित हैं क्योंकि आप हर जगह छोटे छोटे आम देख रहे हैं और फिर अचानक उस छोटे आम के पेड़ पर आप बस फल को इस तरह उगते हुए देखते हैं और आप इसे विकसित होने देना चाहते हैं ताकि आप उस अनोखे आम का स्वाद ले सकें। जैसे कि आप बस यही करना चाहते हैं, आप इसे आजमाना चाहते हैं। तो मैंने यह अपने पहले नोम डॉक माय आम के साथ किया, वही जिसमें मैंने बहुत सारी गलतियां की थी। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह अब तक का सबसे अच्छा आम था जो मैंने कभी खाया। यह बेहद स्वादिष्ट था, यह बेहद अच्छा था। दुर्भाग्यवश वह उस पेड़ से मुझे मिला आखिरी आम था। यह सच है कि अगर आप एक नए आम को ऐसे फल की तरह जो पहले वर्ष के सबसे अच्छे अवसरों में से कुछ को अपनी जड़ प्रणाली को विकसित करने, अधिक पत्ते प्राप्त करने के लिए ले जा रहा है ताकि वह प्रकाश संश्लेषण कर सके और बस फैल सके, तो अगर आप उस स्वार्थी चरण में चले जाते हैं, जिसे मैं ऐसा ही कहने वाला हूं क्योंकि यही सच है, और आप एक पहले या वे दूसरे वर्ष के पेड़ से आम खाने का निर्णय लेते हैं, तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो आम के पेड़ के लिए मेरा एक नियम यह है कि अगर आप आम के पेड़ के आधार पर अपनी अंगुली और अंगूठा नहीं लपेट सकते हैं जब आप इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह तब है जब यह फल देने के लिए पर्याप्त बड़ा है। मैं यह नहीं कहना चाहता 5 साल बाद, क्योंकि अगर ये बहुत अच्छा नहीं बढ़ता है तो आप इसकी वृद्धि को और भी रोकना नहीं चाहते, तो ट्रंक को थोड़ा बड़ा होने दें और फिर आप यह निर्णय ले सकते हैं कि क्या यह आपका पहला आम खाने का समय है या नहीं। मैंने अपने नींबू मेरिंग्यू के साथ ऐसा किया है। ये मेरी पसंद से नहीं था। पहले 3 सालों में यह फल नहीं दिया और अब तना शायद इतना बड़ा है। मुझे यह पसंद है। मैंने इसे अपने कैथी आम के साथ किया, वह मेरी पसंद से था, इसलिए मैंने सारे फल तोड़ दिए। मैंने अपने फेनिक्स आम के साथ किया है और ये बेहतर है। मेरे पास एक वेलेंसिया प्राइड आम है जिसे मैं आजमाना चाहता था, इसलिए मैंने इसे अपने पहले साल में तोड़ा और अब उस आम की वृद्धि भी सुस्त है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, अनुभव से कह रहा हूँ, पहले साल अपने आम खाने की कोशिश मत करो, ठीक है? यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि आम उन सबसे शानदार पौधों में से एक हैं जिन्हें हम यहाँ उगा सकते हैं, और मुझे लगता है कि यह एक ऐसी भाषा है जिसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लोग जानते हैं, क्योंकि आम एक बहुत लोकप्रिय फल है। खुद से पूछें, वे इतनी लोकप्रिय क्यों हैं? अपना समय इसे उगाने में बर्बाद करूं जब यह उन चीजों में से एक है जिसे मैं बस किराने की दुकान पर जाकर ले सकता हूं, क्योंकि चीजें आप किराने की दुकान पर पाते हैं वे बेकार हैं। यह भयानक है। ग्रोसरी स्टोर में मिलने वाली चीजें आसानी से शिप होती हैं, यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आप इसे खाते हैं और आप इसे खाते समय फाइबर महसूस कर सकते हैं। यह अच्छा नहीं है। जब आप इनमें से एक आम खाते हैं जो एरिज़ोना में उगाया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हवाई गया हूँ, वहाँ के आम खाए, स्वादिष्ट। फ्लोरिडा गया, वहाँ आम खाए, स्वादिष्ट। कुछ खास है?
हमारे अत्यधिक गर्म रेगिस्तान में ये फल परिपक्व होते हैं, जो उन्हें बहुत अच्छा बनाते हैं। यह हमारे एरिजोना के मीठे आमों के साथ समान है। हमारे पास गर्मी की मात्रा के आधार पर उच्च चीनी सामग्री होती है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। आम उगाने का यह एक अच्छा कारण है, और अगर आपको चीजें उगाना पसंद है तो यह मजेदार है। यह संतरे के पेड़ या किसी और बहुत सामान्य चीज की तुलना में अधिक मजेदार है। आप इसके बारे में दोस्तों को बता सकते हैं। सवाल है इन चीजों को जीवित कैसे रखा जाए। गर्मी के मौसम में मैं ज्यादा अतिरिक्त सुरक्षा नहीं करता। मैंने पहले ही गर्मियों में उन्हें छाया देने के बारे में बात की है। मुझे वास्तव में अपने आम के पेड़ों के लिए गर्मियों को एक समस्या के रूप में नहीं देखा, जब तक कि मैंने यहाँ वहाँ पानी देने का एक चक्र नहीं छोड़ा। लेकिन आम के पेड़ों के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात आपको चिंता करनी चाहिए, वह है सर्दी का मौसम। तो मेरे घर के एक तरफ होने के कारण इसे घर और दीवार से निकलने वाली गर्मी मिलती है। यह ठंडी हवा को रोकने के लिए विंडशील्ड फैक्टर को घरों से प्राप्त करता है, जो हवा को रोकते हैं, और चारों ओर दीवारें होती हैं, इसलिए यह सर्दियों में एक बड़ा लाभ है। इसके अलावा घर के निकटता के कारण यदि आपको लगता है कि तापमान कुछ समय के लिए शून्य से नीचे जाएगा, तो हीट लैंप या लाइटिंग जैसी अतिरिक्त गर्मी करना आसान है। अब सभी आम समान नहीं होते। कुछ आम अगर तापमान 40 डिग्री तक गिर जाता है तो उन्हें यह पसंद नहीं आएगा और वे जीवित नहीं रहेंगे। यह नींबू वाई मेरिंग्यू आम मैंने वास्तव में क्वीन क्रीक ट्रॉपिकल्स से लिया था। यह उनके सौदेबाजी के आमों में से एक था। इस पर बिल्कुल भी जीवन नहीं था, बस तने से छोटे छोटे हरे कल्ले निकल रहे थे क्योंकि उन्होंने इसे काट दिया था। वह वहां सर्दी के संपर्क में आने के कारण मर गया था और इसी वजह से वे इसे छूट पर बेच रहे थे। सिर्फ इसलिए कि आप एक छूट वाले पौधे को देखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह वापस नहीं आएगा, लेकिन आपको उस सबक से भी सीखना होगा। आपको सीखना होगा। अरे आपको पता है क्या, उस पेड़ को यहाँ क्वींस क्रीक में 28 डिग्री तक पहुँचने पर परेशानी हुई। इसलिए अब जब भी तापमान 32 डिग्री से नीचे जाता है, मैं अतिरिक्त सतर्क रहता हूँ। मैं हीट लैंप के साथ बाहर आता हूँ। मैं इन चीजों को जीवित रखने के लिए जो भी करना होगा करूंगा। पिछले साल मैंने एक सर्दी की संरचना बनाई और यह लगभग एक ग्रीन हाउस की तरह थी और यह उन्हें अतिरिक्त गर्म रखने में सक्षम थी। लेकिन उसके 2 साल पहले मैंने लगभग कुछ नहीं किया क्योंकि हमारे पास 30 डिग्री से नीचे तापमान नहीं था। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सर्दियों के दौरान अपने मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखें। सुनिश्चित करें कि आप उन बहुत ठंडे दिनों का ध्यान रख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वे अधिकतर सुझाव हैं जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वास्तव में पसंद आया होगा। घाटी में आम के पेड़ उगाने के बारे में बहुत ज्ञान है। मैं निश्चित रूप से विशेषज्ञ या प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैंने शायद 1 दर्जन पेड़ मार दिए हैं और मेरे पास 1 दर्जन पेड़ अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो मैंने कुछ सबक सीखे हैं और उम्मीद है कि आप लोग मुझसे अधिक सफल हो सकें और मैंने जो कुछ गलतियां की हैं उनसे सीख सकें और बस बढ़ते रहें। ठीक है, धन्यवाद सभी को। सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली बार मिलेंगे।